स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम हुए हैं उनसे संबंधित पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए, फिनटेक विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया गया है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो फिनटेक इनोवेशन पर जोर देने, विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करने के अलावा समावेशन में कैसे सुधार लाया जाए और उससे जुड़ो चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के साथ ही इसका समाधान करना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी से संबंधित। देखिए भारत की पहली भारत की पहली ये स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। कौन है? चेन्नई सुपर किंग सीएसके। ये आईपीएल की एक टीम है। इसकी जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो है 7,600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन से संबंधित। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की है। भारत में जो नोट की छपाई और जो उसकी आपूर्ति की जाती है उसमें 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कहाँ कहाँ पे? तो एक है मध्य प्रदेश के देवास में, देख लीजिए। दूसरा है महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है। ये दोनों जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ये SPMCIL के स्वामित्व वाले हैं। जबकि कर्नाटक के जो मैसूर और पश्चिम बंगाल के वर्षबोनी में जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले हैं। ठीक है। अब बात करें SPMCIL के बारे में, तो ये भारत के स्वामित्व वाली एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका काम क्या होता है? मुद्रा और बैंक नोट, सुरक्षा कागज, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, चेक, बॉन्ड, वारंट सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, संचलन, स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी का शोधन और कीमती धातुओं की परख के निर्माण या उत्पादन में लगी हुई है। तो जान लीजिए SPMCIL क्या है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित। तो देखिए LIC विश्व स्तर पर जो बीमा कंपनियों की सूची होती है उसमें इसमें 10वें नंबर पर है। कौन? LIC। किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो एक है ब्रांड फाइनेंस द्वारा ये मोस्ट वैल्यूएबल बीमा कंपनी के सूची जारी की गई है। इसमें LIC शीर्ष 10 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। तो जो इसका मूल्य है वो है 8,656 अरब डॉलर यानी 64,722 करोड़ रुपए। और देखिए इसमें क्या कहा गया, वर्ष 2027 तक 58.9 लाख करोड़ रुपए इसका होने की उम्मीद है। LIC को वर्ष 2021 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में 206 स्थान मिला था, जबकि इस बार ये टॉप 10 में शामिल हो गया है। ठीक है। 10वें नंबर पे LIC, तो आपको याद रखना है। देखिए इस सूची में जो टॉप 10 में 5 जो बीमा कंपनियां हैं वो चीन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है फिनटेक ओपन हैकाथॉन से संबंधित। तो देखिए ये फोन पे के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है। हैकाथॉन भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डेवलपर्स को सोचने, विचार करने, कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। इस हैकाथॉन का जो मुख्य उद्देश्य है फिनटेक इकोसिस्टम के लिए पथ प्रदर्शक की तरह समाधान प्रदान करना। फोन पे क्या है? एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। जबकि इस कंपनी की स्थापना देखिए 4 लोगों ने मिलकर की थी। इसमें एक है समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने दिसंबर 2015 में किया था। ठीक है, फोन पे की स्थापना। नेक्स्ट है $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी देखिए एप्पल बनी है। एप्पल विश्व की ऐसी पहली कंपनी है जिसकी जो मार्केट कैप है वो $3 ट्रिलियन पहुंच गई है। एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी और अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ था। $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने में इसको 42 साल लगा था, जबकि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू इसको पहुंचने में मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे हैं। नेक्स्ट है स्विफ्ट से संबंधित। तो देख लीजिए स्विफ्ट है क्या, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। इसमें स्विफ्ट से रूस को अलग कर दिया गया है। क्यों अलग किया गया? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, इसलिए रूस को इससे अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता से संबंधित। तो देखिए इस
प्रतियोगिता में उड़ीसा शीर्ष स्थान पे है। आपको देखना कौन सा राज्य इसमें टॉप पे है। तो इसमें शीर्ष स्थान पे उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर केरल। ठीक है। जो इसका आयोजन किया जाता है ये प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। किसके किसके सहयोग से? तो भारत देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, इंडिया स्किल 2021 नेशनल के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में चीन के संघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। किसको? उड़ीसा को। नेक्स्ट है, विश्व में भारत का जो बाजार पूंजीकरण है उस स्थान पे भारत 5वें नंबर पे है। ठीक है। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वें नंबर पे है विश्व में। जो पहले नंबर पे है वो है अमेरिका, सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड नंबर पे जापान, और जबकि फोर्थ नंबर पे हांगकांग, उसके बाद भारत का नंबर आता है। वर्ष के 2000 देखिए 2022 के शुरुआत में भारत 7वें स्थान पे था, लेकिन उसके बाद जो भारत का जो मार्केट वैल्यू बना, मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है, वो 7.4% गिरावट के बावजूद 2 स्थान ऊपर चढ़ गया है। जो भारत का अभी हाल वर्तमान में जो कुल बाजार पूंजीकरण है वो $3.21 ट्रिलियन है। आरबीआई ने एक 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है डीजी साथी। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है डीजी साथी क्या है? तो ये 24x7 हेल्पलाइन नंबर है। डीजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा स्थापित किया गया है। इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त सभी लेन देन कर सकेंगे, तथा इससे लेन देन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होगी। तो आपको याद रखना है डीजी साथी के बारे में। नेक्स्ट है, भारत का निर्यात देखिए $400 अरब के पार पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसके अनुसार वस्तुओं का जो निर्यात वर्ष 2021-22 में 37% बढ़कर $400.8 अरब पहुंच गया। ठीक है। ये किसी वर्ष में निर्यात का आंकड़ा पहली बार $400 अरब के पार पहुंचा है। वर्ष 2020 और 21 में $292 था। देखिए 2021 और 22 के रिकॉर्ड में $417.8 अरब के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। चालू वित्त वर्ष में आयात $589 का रहा। इसके मुकाबले जो व्यापार घाटा रहा करीब $189 का रहा। निर्यात के इस लक्ष्य को हासिल करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो देख लीजिए, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, रसायन तथा औषधि, इन प्रमुख क्षेत्रों का योगदान रहा है, जिसके बदौलत जो हमारा निर्यात है वो $400 अरब के पार पहुंच गया है। निर्यात के जो 3 प्रमुख गंतव्य स्थान है उसको देख लीजिए, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहे हैं 5 स्टार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है इस क्वेश्चन की। तो देखिए, निर्यात के जो 3 प्रमुख गंतव्य स्थान है उसमें अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, संयुक्त अरब अमीरात सेकंड नंबर पे है, और चीन थर्ड नंबर पे है। या तो तीनों का नाम देगा और पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है एलआईसी और एफडीआई से संबंधित। देखिए, अभी वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% का जो है एफडीआई की अनुमति है, लेकिन एलआईसी में यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में 20% का एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में जान लीजिए, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारत के संसद में एक अधिनियम पारित करने के बाद 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। जो एलआईसी का मुख्यालय है वो देख लीजिए, मुंबई में स्थित है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई। तो आपसे पूछा जा सकता है टोयोटा मिराई क्या है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। जो इसको जो लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो नाम रखा गया है ये टोयोटो मिराई रखा गया है। भारत में अपनी तरह की ये पहली परियोजना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। देख लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन और एफसीईवी प्रौद्योगिकी की एक अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब से संबंधित, आरबीआईएच। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा बेंगलोर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। इसको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ इसको स्थापित किया गया है। ठीक है। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, 100 करोड़ रुपए इसकी पूंजी होगी। ये आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। इसका जो उद्देश्य होगा एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाएं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है T1 सेटलमेंट। तो आपको ध्यान रखना है T1 सेटलमेंट। देखिए,
एक होता है T1 सेटलमेंट, एक होता है T2 सेटलमेंट, एक होता है T3 सेटलमेंट, ठीक है। ये जो तीनों सेटलमेंट है, ये आपके जो स्टॉक मार्केट होता है उससे संबंधित है। तो देख लीजिए, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फरवरी 2022 में फंड और सिक्योरिटी निवेशकों के लिए T1 स्टॉक निपटान प्रणाली शुरू की गई है, ठीक है। ये T1 सेटलमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है, वास्तविक जो लेन देन होता है उसको एक दिन के भीतर ही निपटा दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच। ये आपसे पूछा जा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है कवच क्या है। तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसको नाम दे दिया गया है कवच, ठीक है। नेक्स्ट है पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। तो देखिए, इस नॉलेज सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो हरियाणा के मानेसर शहर में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। तो देखिए, गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल डिवीजन ने थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडलिंक को 10 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये भारतीय रेलवे में पहला जीसीटी यानी देख लिये गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है भारतीय रेलवे का। ये भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन के लिए महत्वाकांक्षी गतिशक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। आपको ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से संबंधित। तो देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की ये एक इकाई है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एमसीएल। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15.7 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करके देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में देश की जो सबसे अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी है। तो आपको याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है महानदी कोल फील्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो संबलपुर में है। नेक्स्ट है नैब फीड से संबंधित। तो देखिए, नैब फीड ये क्या है, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त और विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। ये आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई है। नेटफेड का गठन देश में विकास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थान के रूप में किया गया है। भारत इस्पात उत्पादन में वृद्धि वाला एकमात्र देश बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अप्रैल 2022 में सबसे ज्यादा क्या किया है, इस्पात का उत्पादन किया है। ये कौन बता रहा है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें भारत विश्व के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जनवरी से मार्च की अवधि में इस्पात उत्पादन में वृद्धि की है। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी से मार्च 2022 के दौरान 5.9% की वृद्धि के साथ 3.19 करोड़ टन स्टील का उत्पादन किया है। जबकि शीर्ष 10 देश में ब्राजील एकमात्र अन्य देश है जिसने केवल मार्च महीने में वृद्धि दर्ज की है। भारत ने जनवरी से मार्च में वृद्धि दर्ज की है, जबकि ब्राजील मार्च महीने में वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022। ये किसे प्रदान किया गया है, तो उड़ीसा सरकार को प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया है कि देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इसमें उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे आया है इस पुरस्कार में, जबकि सेकंड नंबर पे बिहार आया है, ये ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे हरियाणा आया है, जबकि तमिलनाडु का जो विरुधुनगर है, राजस्थान का करौली है और कालाहांडी, ये क्या है, महत्वाकांक्षी जिले जो हैं, ठीक है, उसमें पहला, दूसरा और क्रमशः तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो उड़ीसा को प्रदान किया है। अगर आकांक्षी जिला के बारे में पूछता है तो आपको आकांक्षी जिला भी याद रखना है। जो विरुधुनगर है वो तमिलनाडु में है, जबकि राजस्थान का करौली और कालाहांडी है जो सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। रेलटेल से संबंधित, तो ये रेलटेल क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। इसको फॉर्चून इंडिया के द्वारा 124वां स्थान मिला है। देख लीजिए, 124वां स्थान मिला है किसके द्वारा, तो फॉर्चून इंडिया के द्वारा 500 की एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें रेलटेल को 124वां स्थान मिला है।
रेलटेल क्या है? ये भारत सरकार का एक पीएसयू है। रेलटेल देश में दूर दूर संचार और संरचना प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। देखिए वर्डिका के बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके आपके लिए, पूछा जा सकता है वर्डिका क्या है। तो देखिए वर्डिका क्या है? एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट लिमिटेड की एक स्याही बनाने वाली यूनिट है वर्डिका। इसका नाम रखा गया वर्डिका, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा। कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो मैसूर कर्नाटक में किया गया है। ये जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला एक कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की पूरी आवश्यकता, यानी जितनी भी आवश्यकता है स्याही की नोट छापने में, वो घर में ही तैयार हो रही है। तो ये एक मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला कदम है। वर्डिका के उद्घाटन पर आरबीआई ने मैसूर में ही रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की भी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया के सलाहकार समिति का गठन। देखिए इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के मंत्री, जबकि जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वो आईटी मंत्रालय के जो राज्य मंत्री होंगे वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। तो ये जो एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक का सबसे लंबा जहाज है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गया है। इस जो जहाज की लंबाई है वो देखिए 90 मीटर है, चौड़ाई 26 मीटर है, जबकि जो इसकी गहराई है वो 2.1 मीटर है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का जो कृषि निर्यात $50 बिलियन के पार पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इकोनॉमिक्स में। देखिए वर्ष 2021-22 के लिए जो कृषि उत्पाद, इन कृषि उत्पाद में समुद्री उत्पाद प्लस जो एग्रीकल्चर उत्पाद होते हैं उन दोनों को मिला के जो निर्यात किया गया है वो $50 बिलियन के पार पहुंच गया है। ठीक है, 19.92% से बढ़कर 50, देखिए 19 वृद्धि हुई है 19.92% की, और इसका कहां तक पहुंच गया? $50.21 बिलियन के पार पहुंच गया निर्यात। देखिए इस निर्यात में सबसे ज्यादा जो किया गया वो चावल $9.65 बिलियन, गेहूं $2.19 बिलियन, चीनी $4.6 बिलियन, जबकि अन्य अनाजों की बात करें तो अन्य अनाजों में $1.08 बिलियन का निर्यात किया गया है, जिसमें गेहूं के निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मतलब देखिए 273% की वृद्धि हुई है गेहूं में। तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार चावल ने विश्व बाजार में लगभग 50% हिस्सेदारी पर कब्जा किया है। कब? भारत ने। रैंप योजना के बारे में जान लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। रैंप योजना, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए रैंप का। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो रैंप योजना एमएसएमई के संबंधित है, जो इसकी शुरुआत की गई थी 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस पर जो कुल व्यय होगा वो होगा 6062.45 करोड़ रुपए, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए विश्व बैंक से उधार लिया जाएगा या ऋण लिया जाएगा, जबकि जो शेष बचता है 2312.45 करोड़ रुपए वो भारत सरकार उसका व्यय करेगी। तो आपको याद रखना रैंप योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक योजना है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक मदद दी जाएगी इसके द्वारा। नेक्स्ट है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान से संबंधित। तो देखिए 25 से 30 अप्रैल 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस अभियान को देश भर में आयोजित किया गया। जो इसका उद्देश्य होगा वो देख लीजिए क्या होगा। खरीफ सीजन 2022 के लिए आपको याद रखना है, ये खरीफ सीजन के लिए 2022 के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख पहलुओं जैसे योजना के प्रमुख प्रावधानों, फसलों की बीमा का महत्व, योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा आदि के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये एक जागरूकता अभियान है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से संबंधित। तो देखिए ट्विटर को टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने इसको खरीद लिया है। कितने में खरीदा है? तो आपको यह भी याद रखना है, 44 अरब डॉलर में खरीदा है। नेक्स्ट है हुनर हाट से संबंधित। देखिए हुनर हाट क्या होता है? ये इसका 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें लोकल जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको इसमें बुलाया जाता है। इसमें 31 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 से अधिक कारीगर और शिल्पकारों ने भाग लिया है। इसमें वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट विषयों के अनुरूप बने उत्कृष्ट उत्पाद का प्रदर्शन किया जाता है इस हुनर हाट में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
फिनक्लुवेशन से संबंधित। तो देखिए फिन इंक्लुवेशन क्या होता है, तो फाइनेंशियल इंक्लुवेशन इंक्लुवेशन होता है इसका फुल फॉर्म। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन में आपको आरबीआई जरूर देगा, ये कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2008 में संशोधन किया गया है। ये संशोधन क्या किया गया है, देखिए इस नीति में जो पहले था पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, उसको अब संशोधित करके 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। कब तक, 2025 से 26 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। लक्ष्य क्या है कि पेट्रोल में एथेनॉल का जो मिश्रण किया जाएगा वो 20% किया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2009 में लागू की गई थी, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था, पहले नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आया था। लेकिन 2018 में जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो पहले आया था वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आया था, लेकिन 2018 की जो पॉलिसी आई है इसको किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है भारतीय कपास परिषद का गठन। देखिए इस कपास परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो सुरेश भाई कोटक होंगे। ठीक है, इस परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम एवं कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होगा। किसमें, भारतीय कपास परिषद में। आपको याद रखना है कि इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, सुरेश भाई कोटक होंगे। इस परिषद का काम क्या होगा, कपास की खेती करने वालों किसानों की उत्पादकता में सुधार कैसे लाया जाए और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करा की आवश्यकता पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न देखिए कौन बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक ओपन है, ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। ये एक जो ओपन है नियो बैंक प्लेटफॉर्म है एक, जिसका नाम है ओपन। वर्ष 2021 में जो भारत में यूनिकॉर्न कंपनी की जो संख्या थी वो 44 थी, लेकिन वर्तमान में अभी कितनी पहुंच गई है, तो इसका आंकड़ा 100 से पार हो गया है, 100 प्लस हो गया है। देखिए यूनिकॉर्न के मामले में भारत 3rd नंबर पे पूरे विश्व में। पहले नंबर पे कौन आता है, अमेरिका, 2nd नंबर पे चीन, 3rd नंबर पे आता है इंडिया। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। देखिए यूनिकॉर्न होते क्या है अब उसको भी जान लीजिए। वे स्टार्टअप कंपनियां जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है यूनिकॉर्न होते कौन है, तो एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका जो मार्केट वैल्यू कितना हो जाता है, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। अगर इससे कम है तो उसको एक स्टार्टअप कंपनी महज बोलते हैं। वर्ष 2021-22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। इससे पहले चीन हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे छोड़ के अमेरिका 1st नंबर पे आ गया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 119.42 अरब डॉलर का रहा है। इससे पहले एक साल पहले 2020-21 में 80 अरब डॉलर था, लेकिन अभी जो 21-22 में 119.42 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बीपी कानूनगो समिति से संबंधित। तो देखिए ये समिति, इस समिति का जो काम है वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका गठन किया। इस समिति का इसका काम है बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवाओं की प्रभाव और प्राचुर्यता के मूल्यांकन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 6 सदस्य होंगे। ये जो बीपी कानूनगो हैं ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत 21वें स्थान पे है। देखिए भारत जो है क्रिप्टो लाभ कमाने के मामले में 21वें नंबर पे है। किसके द्वारा ये जारी किया गया, तो क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म एक है चैनालिसिस, उसके द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया। ठीक है ना, भारत का जो लगभग 1.85 बिलियन डॉलर के वास्तविक लाभ के साथ 21वें नंबर पे है। 1st नंबर पे है अमेरिका, 2nd नंबर पे है ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित। तो इस केंद्र की जो स्थापना किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना,
और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में एफडीआई सर्वकालिक सर्वोच्च स्तर पे है। ये आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफडीआई से संबंधित एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है एफडीआई से संबंधित। देखिए वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई भारत को हासिल हुआ है। ठीक है, जो एफडीआई सबसे ज्यादा हासिल हुआ है वर्ष 2021-22 में किस राज्य को हासिल हुआ है, तो कर्नाटक को हासिल हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र 26% के साथ महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, जबकि कर्नाटक को 38% एफडीआई मिला है, महाराष्ट्र को 26% मिला है, 14% मिला है जो थर्ड नंबर पे दिल्ली को मिला है। भारत में निवेश करने वाले जो प्रमुख निवेशक देश हैं उसमें सिंगापुर 27% के साथ पहले नंबर पे है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका सेकंड नंबर पे आता है, जबकि जो मॉरिशस है वो थर्ड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा एफडीआई किस सेक्टर में मिला है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है। इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का स्थान। नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार से संबंधित। तो देखिए विशेष अधिकरण आहार ये किससे संबंधित है, तो आईएमएफ से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। इसमें क्या किया गया है, डॉलर और युआन के भारांक को बढ़ा दिया गया, यानी वेटेज को बढ़ा दिया गया है। डॉलर यानी अमेरिका और चीन की मुद्रा मुद्रा का जो भारांक है, वेटेज है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें आईएमएफ ने क्या किया है, देखिए युआन का भारांक 10.92% से बढ़ाकर 12.28% कर दिया है, जबकि अमेरिकी डॉलर का जो भारांक है वो 41.73% से बढ़ाकर 43.38% कर दिया गया है। भारत का भारांक एक सेम है, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है। ठीक है, देख लीजिए कितना है, तो इसमें 2.75% इसका वेटेज है, जबकि वोट परसेंटेज कितना है, 2.63%। नेक्स्ट है सऊदी अरामको, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो सऊदी अरामको ये किस तरह की कंपनी है, पहले आप इसको जान लीजिए। तो ये सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जिसका नाम है सऊदी अरामको। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी भी है। तो ये सबसे मूल्यवान कंपनी है सऊदी अरामको। नेक्स्ट है भारत का जो सेवा निर्यात है उससे संबंधित देख लीजिए। वर्ष 2021-22 में 254.4 बिलियन डॉलर का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के 213.2 बिलियन डॉलर के कीर्तिमान को क्या किया है, उसके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है। अब इसमें जो भारत का जो सेवा निर्यात है, जो सेवा एक्सपोर्ट है, वो 254.4 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की गई। ये श्रृंखला दृष्टिबाधिकों के लिए अनुकूल होंगी। ये सिक्के देखिए कितने कितने रुपए के हैं, तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के हैं। ये दृष्टिहीनों के लिए अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम से संबंधित। तो ये जो चैलेंज कार्यक्रम है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई है। इसमें इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट है वाराणसी सेकंड नंबर पे, भोपाल थर्ड नंबर पे है। इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन प्रशासन विभाग की ओर से संचालित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय से संबंधित। तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस संग्रहालय का जो नाम रखा गया है वो धरोहर रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है धरोहर क्या है, तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है, जिसे कहाँ स्थापित किया गया है, गोवा के पणजी में। अरब देश के साथ इसराइल का पहला बड़ा व्यापार समझौता। देखिए इसराइल ने सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये इसराइल का किसी अरब अरब कंट्री में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसराइल ने इससे पहले भारत के साथ भी एफटीए किया है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। तो ये इसराइल का सेकंड ऐसा कंट्री है जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है। नेक्स्ट है ओमनी कार्ड से संबंधित। तो भुगतान समाधान प्रोवाइडर है एक ओमनी कार्ड। भारत के किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। कौन है, ओमनी कार्ड। नेक्स्ट है रूस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो रूस जो है सेकंड नंबर पे आ गया है। रूस जो है देखिए भारत में
दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। इसने क्या किया, सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। सेकंड नंबर पहले सऊदी अरब था, अब रूस आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, इराक। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे इराक है, सेकंड नंबर पे रूस है, जबकि थर्ड नंबर पे है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। तो आपको ये क्रम याद रखना है। देखिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक, तेल उपभोक्ता देश बना है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। मतलब भारत को जितनी जरूरत होती है उसका 85% भारत आयात करता है। ठीक है, जिसमें इराक सबसे ज्यादा आपूर्ति देता है, उसके बाद रूस, फिर सऊदी अरब। आइकिया भारत में सबसे बड़ा स्टोर खोलने जा रहा है। कहां पे खोलने जा रहा है, तो कर्नाटक में खोलने जा रहा है। ठीक है, आई आइकिया क्या है, तो ये एक स्वीडन की एक कंपनी है जो क्या करती है, फर्नीचर और उससे संबंधित सामान का निर्माण करती है। जो ये अपना आइकिया अपना यूनिट खोलेगा कर्नाटक में, वो 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये है इकोनॉमी से संबंधित, इकोनॉमिक करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, ये जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस किया गया है। ये सारे जो टॉपिक डिस्कस किए गए, बहुत छाट के डिस्कस किए गए, ये सारे पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा 6 महीने के करंट अफेयर्स का, उसमें आएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इन्वायरमेंट से संबंधित। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। ये 100% गारंटी, कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको ध्यान से डेली सुना करिए। सो थैंक यू वेरी मच।